अभी आधा रास्ता ही तय किया था कि हिरा की कॉल आ गई। कॉल ऑन करते ही उसने अपने पुराने अंदाज में रोना धोना शुरू कर दिया। आमिर, तुमने रात से शक्ल भी नहीं देखी मेरी, और पता ही नहीं किया, और पता नहीं वो क्या क्या कह रही थी। मगर आमिर की सारी तवज्जो शुमाइल की तरफ चली गई थी, जो न जाने गाड़ी के शीशे से बाहर क्या देखकर दिल खोलकर कह कहे लगा रही थी। पहली बार आमिर ने शुमाइल की सूरत में ज़िंदगी को अपने सामने यूं खुलकर हंसते हुए देखा था। वो खुश थी, बहुत खुश, और इसी खुशी की खनखनाहट आमिर उसकी हंसी में सुन सकता था। न जाने दिल डर गया था कि कहीं शुमाइल की इस मुस्कुराहट पे हीरा की आंखों का साया न पड़ जाए, इसलिए बिना कुछ कहे कॉल काट दी। वो काफ़ी देर तक मिस कॉल्स देती रही, मगर उसने रिसीव ना की। आमिर का दिल चाह रहा था कि खुद को और शुमाइल को हीरा की रोती बिसोरती दुनिया से बहुत दूर कहीं और ही ले जाए, किसी और जहान में ही ले जाए, और शुमाइल के संग दिल खोल कर वहाँ अपनी बाकी ज़िंदगी जी ले। ये सोचकर आमिर ने गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर दी। माँ रुके, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खा लें। आबदा ने भूख से निढाल होकर माँ से कहा, और रज़िया दोनों बेटियों को साथ लेकर सड़क के किनारे बने छोटे से होटल में खाना खाने बैठ गई। वहीं सामने कुर्सी पर एक शख्स अखबार पढ़ रहा था। जब आबदा की नज़र आमिर और शुमाइल के वलीमे की अखबार में छपी तस्वीर पर पड़ी, माँ वो देखें, शुमाइल की तस्वीर अखबार में छपी है। आबदा ने सबको मुतवज्जो करने के लिए कहा। रज़िया ने अखबार की तरफ देखा तो वो शुमाइल ही लग रही थी। भाई ये अखबार देना ज़रा, रज़िया ने उस शख्स के करीब जाकर कहा। आलिया, पढ़ तू क्या लिखा है नीचे। माँ, लिखा है साबका MNA मरहूम राजा अहमद अली के बेटे राजा आमिर अली की शादी शुमाइल नज़ीर के साथ उनके आबाई गांव, जो कि सियालकोट में वाक़या है, बखैर आफियत अंजाम पाई। तीनों माँ बेटियां हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगी। अरे मुझे दिखा, रज़िया ने झपट कर अखबार आलिया के हाथ से पकड़ लिया। मेरी शुमाइल, मेरी बच्ची। रज़िया पागलों की तरह शुमाइल की तस्वीर को चूमने लगी। हाय माँ, सदके दुल्हन बनी, कितनी सोहनी लग रही है। रज़िया ने फिर एक बार शुमाइल का मुंह चूमते हुए कहा। माँ दिखाओ तो सही कैसा सूट पहना है शुमाइल ने। तवील अरसे के बाद आबदा के चेहरे पर शुमाइल की दुल्हन बनी तस्वीर देखकर इतनी खुशी के रंग उभरे थे। अम्मी माशाल्लाह परी लग रही है शुमाइल, और आमिर भाई तो देखें, शुमाइल के साथ खड़े शहजादे लग रहे हैं। आबदा ने खुशी से झूमते हुए कहा। रज़िया ने कुछ याद आते ही उनसे अखबार लेकर तह लगाकर अपने बटुए में रख लिया। अच्छा, घर जाकर दोबारा देख लेना, अभी जिस काम के लिए आए हैं वो पूरा कर लें। और तीनों अपने पुराने मोहल्ले की तरफ तेज़ तेज़ कदम उठाकर चल पड़ी। रज़िया ने अपने साबका पड़ोसी चाचा रहमत को अपने साथ लिया और उसकी मौजूदगी में बरकत को उसके 70,000 वापस किए। 10,000 न्याज करियाना स्टोर वाले को दिए, और फिर तीनों माँ बेटियों ने सालों बाद अपने घर का जंगालू ताला खोला और घर की सफाई सुथराई करने लगी। रज़िया ने आबदा और आलिया को वहीं छोड़ा और वाबडा के दफ्तर से अपने कटे हुए मीटर की बहाली के लिए दरख्वास्त देने चली गई। सारे काम से फारिग होकर आते आते उन्हें शाम हो गई। रात उन्होंने अपना सामान बांधा। रज़िया ने 5 माह का किराया मालिक मकान को अदा किया, और सुबह होते ही सब अपने घर में शिफ्ट हो चुके थे। भाभी, मुझे कोई हल बताएं, वरना मैं गुस्से में अपनी नस काट कर खुदकुशी कर लूँगी। हीरा ने अपने कमरे में अपनी भाभी को रोते हुए फ़ोन करके सारे हालात बताते हुए कहा। हीरा, मैं तो तुम्हें बड़ा अक्लमंद समझती थी, मगर तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी होगी। ये शादी तुमसे खुफिया नहीं रखी गई। हर अखबार में शुमाइल की तस्वीर छप चुकी है। अब उसे पीछा छुड़ाना पता है कितना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। अब हमारे लिए सारा ख़ानदान, पूरा मीडिया वलीमे में बुलाया हुआ था। हर बंदा शुमाइल से वाकिफ़ हो चुका है। भाभी कसम ले लो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैं तो शुमाइल को साथ लेकर पार्लर गई थी तैयार करवाने, ताकि उसका रात की तरह अच्छी तरह भुलिया बिगाड़ सकूं। मेरे पीछे ये सब कुछ हुआ है। मुझे किसी ने नहीं बताया इस बारे में। हुलिया बिगाड़ सको? 2 लाख की फ्रॉक पहनाकर परियों की तरह सजा कर लाई थी। कोई भी काम ढंग से किया तुमने? अल्लाह की कसम भाभी, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही हो रहा था कि न जाने वो कल मुही तराना कहाँ से टपक पड़ी। शुमाइल का मुंह धुलवा के दोबारा उसे तैयार करवाया, और ड्रेस भी वही लेकर आई थी। और जो तुझे रात को मैंने बीमारी का ड्रामा रचाने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? भाभी, वो भी तराना ने बड़ी होशियारी से नाकाम बना दिया। और अब आमिर रात से शुमाइल के साथ है, मुझसे बात भी नहीं कर रहा, मेरी कॉल भी काट दी है उसने। मैंने कुछ कर लेना है खुद को। हिरा, मुझे लगता है कि हमें कोई आम सी शक्ल सूरत वाली लड़की चुननी चाहिए थी। शुमाइल को पसंद करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बल्कि अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। एक तो बला की हसीन, फिर कम उम्र और मासूम, सोने पे सुहागा, गोरी रंगत पर सब्ज़ आंखें,
اور تو اور तौबा, जब वो नज़रें उठाकर देखती है तो कितने मर्द उन आंखों के सर से घायल हो जाते हैं। कसम से हीरा, आधे से ज़्यादा मेहमान सांस रोके उसे देखे जा रहे थे वलीमे पे। जी भाभी फटे पुराने सूट में मैला सा दुपट्टा लपेट के बैठी थी, अपनी माँ के घर नीचे फर्श पर कैसे मिस्कीनों की तरह। मेरी तो वहाँ की बदबू से सांस रुक रही थी। उसकी शक्ल पर ज़्यादा ध्यान ही ना गया मेरा। हीरा ने रोते हुए कहा, अरे रिलैक्स मेरी जान, 4 मर्दों से एक ही वक्त में नाजायज़ रिलेशनशिप रखने वाली मेरी प्यारी सी नन आज अपने मजाजी खुदा के एक ही जायज़ रिलेशन के गम में क्यों रो रो कर हलकान हो रही है? कहीं ये गम ऐशो इशरत छिन जाने का तो नहीं मनाया जा रहा? हीरा की भाभी ने थोड़ा सा तंजिया अंदाज में कहा, भाभी याद रखना, तुम सब भी आमिर की कमाई पर मेरी ही वजह से ऐश कर रहे हो। अगर मेरे हाथों से आमिर निकल गया तो तुम सब भी मेरे साथ सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगते नजर आओगे। हीरा ने गुस्से से कहा, अरे माय डार्लिंग, इतना गुस्सा? मैं तो मजाक कर रही थी। फिक्र ना करो, कर लेने दो 2-4 दिन उस चिड़िया को ऐश। काबू में ना आई तो उसे भी पहुंचा देंगे उसकी बड़ी नंद अफसाना के पास। जल्दी जन्नत में वो वहाँ से यहाँ ज़्यादा ऐश करेगी। फिर हीरा की भाभी ने हंसते हुए कहा, और अगर उसका बच्चा भी पेट में आ गया तो? आमिर बेचारा, जो आधा तुमने पहले ही पागल किया हुआ है, अपनी खूबसूरत वाइफ और दुनिया में आने वाले बच्चे की मौत के गम में मुकम्मल पागल हो जाएगा, और हो सकता है वो इस गम को बर्दाश्त ना करते हुए खुदकुशी ही कर ले। क्यों डियर, ठीक कहा ना मैंने? अरे भाभी, आप कभी गलत कह सकती हैं। अच्छा चलो सो जाओ अब जल्दी से, रिलैक्स होके बेबी। जी बाय भाभी। शमा, जो काम मैंने तुम्हारे सपुर्द कर दिया था, कर दिया तुमने? शमा की सास ने शमा को अपने कमरे में बुलाकर बड़े राजदाराना अंदाज में पूछा। जी अम्मी, मैं शुमाइल के कमरे से कपड़े ले आई हूँ, ये लें। शमा ने कपड़े मेज़ पर रखते हुए कहा, शमा क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? जी अम्मी, कपड़ों पे लगे ब्लड को मैंने चेक कर लिया है, शुमाइल कुंवारी ही है। इसका मतलब है कि शुमाइल लावारिस नहीं है। ज़रूर उसका कोई ना कोई वारिस ज़रूर है, जिसने अभी तक शुमाइल की सीप में बंद मोती की तरह दुनिया की नज़रों से छुपा कर परवरिश की है। कोई बहुत ही शरीफ ख़ानदान की लगती है ये। कैसे अंदाज़ा लगाया आपने? शमा ने अपनी जहांदीदा सास की बातें सुनकर पूछा, बेटा अगर वो लावारिस होती या तन्हा तो जितनी वो खूबसूरत है अब तक अमीरों के घरानों में काम करने के दौरान किसी अय्याश अमीर ज़ादे के हत्थे चढ़कर अपनी इस्मत लुटा चुकी होती। मगर फिर हीरा ने हमसे झूठ क्यों बोला? शमा ने अगला सवाल किया। यही तो पता लगाना है कि हीरा अंदर ही अंदर खिचड़ी क्या पका रही है। बड़े सालों के बाद कुदरत ने मुझे एक मौका दिया है हीरा की असलियत जानने का, और अब मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। तुम बस जैसे जैसे मैं बता रही हूँ करते जाओ, आमिर की माँ ने सोचते हुए कहा। रज़िया ने चादर सर पर ली और रिश्ते कराने वाली रानी के घर दूसरे दिन सपहर को ही पहुंच गई। रानी, मैंने सुना है तुम्हारे पास 2 लड़कों के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। रज़िया ने रानी को कुरेदते हुए पूछा। हैं तो सही, एक लड़का बैंक में मुलाजिम है, उसकी बीवी मर चुकी है, 1 साल का बेटा है, और दूसरा लड़का एक स्कूल में टीचर है, 30,000 तनख्वाह है। मगर मैंने दोनों रिश्तों के लिए 500 एडवांस पकड़ लिया है, इसलिए तुझे नहीं दिखा सकती। अब ये ले रानी, 1 2 3 4 500 नहीं, पूरे 5,000। और अगर ये रिश्ते मेरे घर में तय हो गए तो 10,000 और दूंगी साथ। तेरे पूरे घर वालों के कपड़े और मिठाई के 2 डब्बे पक्के। ज़ुबान कर रही हूँ तेरे साथ, मुकरूंगी नहीं, चाहे तो स्टाम्प पर लिखवा ले, पर रिश्ते मेरे घर ही आने चाहिए। 1000 के 5 नोट देखकर रानी की तो बाछें ही खिल गईं। अरे रज़िया, तू फिक्र ही ना कर, देख मैं कैसे तेरी बेटियों के रिश्ते पक्के करवाती हूँ, यूँ चुटकी बजा के। सुबह आती हूँ मैं तेरे घर को देखने। रानी ने जल्दी से 5,000 रुपये दबोचते हुए कहा। गुनाह और बुराई के रास्ते में बहुत कशिश होती है और चलना बहुत आसान, लेकिन इस रास्ते का अंजाम तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होता। नेकी के रास्ते में कशिश तो दूर, बाज़ औक़ात अगर इंसान कोशिश करके चल भी पड़े तो जगह जगह तकलीफ़ें, मुश्किलात, इम्तहान, जिनसे तंग आकर कई बार हमारा ईमान मुतज़लज़ल भी हो जाता है, क्योंकि शैतान न जाने किन किन तरीक़ों से और किस किस तरह से पूरा ज़ोर लगाता है कि इंसान किसी तरह इस रास्ते को छोड़कर उसके साथ चल पड़े। इस रास्ते पर चलना बज़ाहिर बहुत कठिन है, लेकिन इख्तिताम हमेशा कामयाबी पर होता है। रज़िया ने भी अपनी बेटियों के लिए इसी रास्ते का इंतखाब तो कर लिया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो अपनी मंजिल पाने में कभी कामयाब भी होगी या नहीं। लेकिन वो पूरे हौसले और इस्तकामत से इस राह पर खड़ी थी। दूसरे दिन सुबह ही रानी
रज़िया के घर पहुंच गई। उसने लड़कों के घर वालों को काफ़ी रिश्ते दिखा दिए थे, इसलिए उन लोगों की नफ्सियात से काफ़ी वाकिफ़ हो चुकी थी कि वो कैसा घर और लड़की तलाश कर रहे हैं। रानी ने रज़िया को इस सिलसिले में चंद हिदायत दी और इतवार का वक्त लड़के वालों को दे दिया। रज़िया ने रानी की हिदायत पर अमल शुरू कर दिया। सबसे पहले घर की टूट फूट की मुरम्मत करवाई, सारे घर में रंग रोगन करवाया, लंडे से खूबसूरत डिज़ाइन के पर्दे लाकर दीवारों पर लगाए। बाजार से एक बेड, ड्रेसिंग सोफ़ा और 4 सेकंड हैंड कुर्सियाँ, 2 मेज़ें और 2 कालीन मुनासिब दाम में ख़रीद कर घर ले आई। घर का सारा बोसीदा और पुराना सामान ऊपर वाले कमरे में मुंतकिल कर दिया और ख़ुद भी नीचे 2 कमरे और बैठक को डेकोरेट करने के लिए चंद दिनों के लिए खाने पीने का सामान लेकर सब ऊपर ही शिफ्ट हो गए। रज़िया की बेटियों ने कमाल हुनरमंदी से पूरे घर को खूबसूरती से सजा दिया था। छोटा सा घर किसी बंगले का मंजर पेश करने लगा। रानी को साथ लेकर रज़िया ने आलिया और आबदा के लिए 2 रेडीमेड सूट और कुछ शीशे के कीमती बर्तन मेहमानों के लिए खरीदे। हफ्ते को रानी आलिया और आबदा को पार्लर लेकर गई। उनका फेशियल वगैरह करवाने के बाद दोनों अपनी अपनी उम्र से 5 साल कम लग रही थी। बैंक में मुलाजिम लड़के के घर वालों ने आलिया को देखने सुबह आना था और सरकारी टीचर के घर वालों ने 4 बजे। उनके आने से पहले ही रानी सब इंतजामात देखकर इत्मीनान का इजहार कर चुकी थी। रानी के ही कहने पर रज़िया ने सारा और ज़ारा को सादा से कपड़े पहनाकर मेहमानों के सामने ज़्यादा आने से मना कर दिया कि कहीं वो आलिया और आबदा की बजाय उन्हें ना पसंद कर लें। 9 बजे के करीब 2 30-32 साल की औरतें एक मर्द के साथ रानी रज़िया के घर लेकर आई। बैंक मुलाजिम का नाम एहतशाम हुसैन था और आने वाली उसकी एक भाभी और एक भाई था। सब बहन भाई शादीशुदा और अलग अलग घरों में रहते थे। माँ बाप वफ़ात पा चुके थे। रज़िया ने अपने ससुर से सबका तारुफ करवाया और बहुत खातिर तवाज़ो की। मेहमानों ने 1 घंटा रुकने के बाद इजाज़त ली और चले गए। 5 बजे स्कूल टीचर के घर वाले भी आ गए। लड़के का नाम वलीद था। 3 भाई और 1 बहन थी। बड़े भाई और बहन की शादी हो चुकी थी। आबदा को देखने वलीद के माँ बाप, बहन और बड़ा भाई आए थे और शाम से पहले रुखसत हो गए। 9 बजे जब सब घर वाले रात का खाना खा रहे थे, जब रानी की दोबारा आमद हुई, अरे रज़िया जल्दी से मिठाई मंगवा के मुंह मीठा करवा मेरा। दोनों के घर वालों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। तेरी बेटियां उन्हें बहुत पसंद आई हैं। रानी एक ही सांस में सब कुछ बोल गई। रज़िया लड़के हीरे हैं हीरे, तेरी बेटियों के तो मुकद्दर ही खुल गए। अरे रानी तेरे मुंह में घी शक्कर, आबदा मिठाई लेकर आ, अपनी मासी का मुंह मीठा करवा। रज़िया को अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। सारी रात वो खुशी से सो ना सकी कि कहीं ये सुहाना सपना आंख लगने से ना टूट जाए। औरत के लिए आज़ादी निस्वा का नारा बुलंद करके शादी को मर्द का गुलाम बनने का नज़रिया देने वाले इस्लाम को औरत की आज़ादी का दुश्मन समझने वाले, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का सबक देने वाले कभी भी मियाँ बीवी के रिश्ते की खूबसूरती को नहीं समझ सकेंगे कि निकाह औरत को हक अता करता है कि मर्द ने जिस औरत से निकाह किया है वही अब उसकी मोहब्बत, चाहत, कुर्बत की हकदार होगी। किसी और की तरफ देखना भी उसके लिए गुनाह है बिना निकाह किए। मगरिब की मादर पिदर आज़ादी से मुतासरा औरत जब अपने किसी बॉयफ्रेंड के हाथों अपनी इज्जत, आबरू सब कुछ गंवा बैठती है तो फिर उसकी हैसियत उस मर्द के नज़दीक टिश्यू पेपर से ज़्यादा नहीं रहती जिसे वो अच्छी तरह इस्तेमाल करने के बाद बिलाखिर डस्टबिन की गंदगी में ही फेंक कर चला जाता है, क्योंकि गंदे टिश्यू पेपर की असल जगह वही होती है। अम्मी अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे इस सारी तफ्तीश की वजह पूछ सकती हूँ। शमा ने अभी भी सब कुछ समझ ना आने पर अपनी सास से पूछा। बेटा, जैसा कि तुम जानती हो, आसिफ और उसकी छोटी बहन अफसाना मेरी मरहूम बहन के बच्चे थे। आमिर की माँ ने माजी की यादों को दोहराते हुए कहा, जिन्हें मैंने उनकी माँ की वफ़ात के बाद अपने बच्चों की तरह पाला। आमिर और अफसाना हम उम्र थे और एक साथ ही पले बढ़े। दोनों में बहुत दोस्ती थी, लेकिन अफसाना के दिल में आमिर के लिए मोहब्बत के जज्बे ने कब जन्म लिया उसे शायद खुद भी पता नहीं था। उसने अपनी यकतरफा मोहब्बत का ना तो कभी आमिर से और ना घर में किसी और से जिक्र किया। जब हिरा और आमिर की शादी हो गई, इसके बाद अफसाना बहुत बुझी बुझी रहती थी। मैं माँ तो नहीं थी, लेकिन माँ की तरह पाला था उसे। मेरा दिल कह रहा था कि ज़रूर कोई बात है, वरना अफसाना बहुत जिंदा दिल और खुश रहने वाली लड़की थी। इस बात का खोज लगाने के लिए मैंने अपनी एक काबिल भरोसा मुलाजमा की ड्यूटी लगाई। उसने एक दिन कुछ तस्वीरें मुझे ला कर दी और कहा कि अफसाना अक्सर छुप कर इन्हें देखती है। मैंने जब एल्बम खोल कर देखा तो आमिर की तस्वीरें थीं और फिर अफसाना का हर रिश्ते से इनकार और रोज़ मुझसे आमिर के बारे में पूछना कि वो कैसा है। इन सब से मुझे उसकी आमिर के बारे में मोहब्बत का कुछ अंदाज़ा तो हो गया।
یہ ان دنوں کی بات ہے جب تم اور آصف انگلینڈ میں تھے۔ ہم نے ہیرا کا کافی علاج کروایا، لیکن ہر جگہ سے ہمیں سوائے مایوسی کے کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ عامر میرا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے میں نے عامر کی دوسری شادی کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ وہ اس بات پر جلدی راضی تو نہ ہوا، لیکن میرے سمجھانے سے بالآخر مان گیا۔ میں نے افسانہ کی اس خفیہ محبت کا اندازہ لگا کر یہی فیصلہ کیا کہ شاید قدرت نے یہ موقع افسانہ کو عطا کیا ہے کہ وہ اپنی محبت حاصل کر لے۔ اسی لیے میں نے یہی سوچ کر افسانہ اور عامر کی شادی کا فیصلہ کر لیا، مگر پہلے میں افسانہ کے منہ سے سچائی سننا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے اسے اپنے سامنے بٹھا کر بڑے پیار سے اس رشتے کے بارے میں پوچھا۔ افسانہ یہ بات سن کر اتنی خوش ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اس نے خوشی خوشی ہاں کر دی، اور پھر میں نے عامر سے مشورے کے بعد 15 دن کے بعد پورے خاندان کے سامنے اس رشتے کے اعلان کرنے کا فیصلہ کیا، تاکہ تم دونوں بھی واپس آ جاؤ اور آصف بھی اپنی بہن کی خوشی میں شریک ہو سکے۔ ایک صبح جب ہم بیدار ہوئے تو ملازمہ میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹ رہی تھی۔ میرے کھولنے پر اس نے بتایا کہ افسانہ کی لاش اس کے کمرے میں پنکھے سے لٹک رہی ہے۔ ہم سب بھاگتے ہوئے افسانہ کے کمرے میں پہنچے تو اس نے اپنا ہی دوپٹہ گلے میں باندھ کر خودکشی کر لی تھی۔ عامر نے افسانہ کی پنکھے سے جھولتی لاش نیچے اتاری تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ لپٹا ہوا پکڑا ہوا تھا، جس پر لکھا تھا کہ میں ایک لڑکے نعمان سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن میری ماں، جس کی میں سگی بیٹی نہیں ہوں، زبردستی اولاد کے حصول کے لیے اپنے بیٹے سے میری شادی کروا رہی ہے۔ میں بہت انکار کرتی رہی ہوں، مگر وہ نہیں مانی۔ آخرکار مایوس ہو کر میں نے خودکشی کر لی ہے۔ ہم سب خاندان میں بدنامی کے ڈر سے افسانہ کی موت کو پوری کوشش سے حادثاتی قرار دینے میں کامیاب ہو گئے، اور بنا پوسٹ مارٹم کروائے افسانہ کو دفنا دیا کہ پولیس تفتیش کرے گی اور بدنامی الگ ہوگی۔ یہ بات ہیرا، عامر اور گھر کے 2-3 ملازموں کو ہی پتہ تھی۔ میں نے عامر کو بہت کہا کہ افسانہ سے میں نے کوئی زبردستی نہیں کی، وہ اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ شادی کے لیے رضامند ہوئی تھی، مگر عامر نے میری ایک نہ سنی۔ مجھے افسانہ کی موت کا ذمہ دار سمجھ کر مجھ سے شدید نفرت کرنے لگا، مجھ سے بات کرنا بھی بند کر دی، اور اپنے آپ کو شریک جرم سمجھتے ہوئے اسے اولاد کے نام سے ہی نفرت ہو گئی۔ وہ ہیرا کو لے کر مجھ سے بہت دور چلا گیا۔ میری آنکھیں اسے دیکھنے کے لیے ترس جاتی، مگر جب کبھی وہ میرے پاس آتا تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے سوائے نفرت کے کوئی جذبہ بیدار ہی نہ ہوتا۔ میں بغیر کسی جرم کے ایک بیٹے کی نفرت نہیں سہ پا رہی تھی، اس لیے آصف کو سچ بتانے کی ہمت نہ کر سکی کہ کہیں یہ بھی مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے۔ عامر نے پھر کبھی کسی سے دوسری شادی تو دور، زندگی کی سب خوشیوں سے ہی ناتا توڑ لیا۔ اس کی ماں تھی میں، اس کا دکھ محسوس کر کے تڑپتی رہتی، لیکن کر کچھ نہیں سکتی تھی۔ اب مجھے شمائل کی صورت میں اپنے گھر اور عامر کی اجڑی ہوئی زندگی میں ایک امید اور روشنی کی کرن نظر آئی ہے۔ اس لیے ڈر لگتا ہے کہ کہیں شمائل کا انجام بھی افسانہ جیسا نہ ہو، اس لیے اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ اب کی بار عامر ایک اور دکھ نہیں جھیل پائے گا، اور اسے پھر سے سمیٹنا بہت مشکل ہوگا، مگر مجھے یقین ہے کہ افسانہ نے خودکشی نہیں کی، اسے قتل کیا ہے کسی نے، اور کیوں کیا یہ مجھے نہیں معلوم۔ شمع خاموش ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور سارے حالات پر غور کرنے لگی۔ دونوں گھرانے میں رشتے کی بات پکی ہو گئی، لیکن احتشام کا بیٹا شاذب سردی لگنے سے شدید بیمار ہو گیا۔ کچھ اپنی مجبوری اور کچھ رضیہ کے حالات کو بھانپتے ہوئے احتشام نے بغیر کسی جہیز کے چند دنوں میں رضیہ سے نکاح کی بات کر دی۔ رضیہ دیکھ چکی تھی کہ احتشام کا گھر پہلی بیوی کے سامان سے بھرا پڑا ہے، جسے اس بد نصیب نے شاید ہاتھ بھی لگا کر نہ دیکھا تھا۔ رضیہ نے چند لوگوں کی موجودگی میں سادگی سے عالیہ کا نکاح کر کے اسے آپدہ سے پہلے رخصت کر دیا، اور چند دن بعد عالیہ احتشام کے ساتھ میکے آئی تو رضیہ نے بیٹی کے چہرے کے کھلتے رنگوں سے ہی اس کے سکھی زندگی کا اندازہ لگا لیا۔ آپدہ کی شادی کا سارا انتظام احتشام نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور ایک بیٹے کی طرح سارے انتظامات میں رضیہ کے ساتھ شریک رہا۔ رضیہ نے 50,000 مزید دے کر آپدہ کے لیے پہلے سے بھی کہیں اچھے فرنیچر سیٹ بک کروائے، اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ بازار میں ایک ایک چیز گھنٹوں بحث کر کے خریدتی، تاکہ ایک بھی پیسہ ضائع نہ ہو۔ شادی سے 10 دن پہلے تک رضیہ نے سارے جہیز کا سامان خرید لیا، اور لڑکے والے اور تمام گلی والے آپدہ کی بیٹی کے جہیز کا سامان سے لدا ہوا ٹرک دیکھ کر حیران رہ گئے۔ رضیہ نے ڈھیروں دعاؤں کے سائے تلے اپنی بیٹی کو سسرال روانہ کیا۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر جہاں شکرانے کے نوافل ادا کیے، وہیں اپنی شمائل کے لیے ہمیشہ کی طرح
رو رو کر دعا مانگی کہ اسے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ صبح وعدے کے مطابق رانی اپنے باقی پیسے لینے آ گئی۔ رضیہ نے اسی صندوق سے 10,000 مزید نکال کر دیے اور ساتھ ہی رانی کے سارے گھر والوں کے لیے کپڑے اور مٹھائی کے 2 ڈبے بھی رکھ دیے۔ رانی کانوں تک خوش ہو کر رضیہ کو ڈھیروں دعائیں دیتی ہوئی گھر سے رخصت ہوئی۔